हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और इस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिमिट। तो देखो, लिमिट क्या होती है? किसी फंक्शन की वैल्यू हम जो है ना किसी पॉइंट्स पर निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट के बिल्कुल वेरी क्लोज निकालते हैं। मतलब जो हमारे पास पॉइंट गिवन होता है कि x इक्वल टू ए पर हमें एक कोई लिमिट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि ए के बिल्कुल क्लोज कोई वैल्यू लेते हैं, तो उस पर देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन की लिमिट। ठीक है ना। लिमिट का मतलब होता है कि उस पॉइंट के आसपास अगर हम चले जाएं, जैसे x इक्वल टू ए पर किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, तो हम a के बिल्कुल क्लोज जाएंगे, चाहे हम राइट से आए चाहे हम लेफ्ट से आए, लेकिन बहुत क्लोज जाएंगे तो हम देखेंगे कि उस फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू को टेंड कर रही है। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है हमारे पास f(x) और लिमिट निकालनी है मेरे को x टेंडिंग टू a। मतलब ये जो साइन होता है हमारे पास, ये टेंडिंग का साइन होता है। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम पढ़ सकते हैं x टेंड्स टू a, या फिर x अप्रोचेज टू a। x अप्रोचेज टू a, इसका मतलब ये है कि x a की तरफ जा रहा है, मतलब a के बहुत ही क्लोज है, या फिर x अप्रोचेज टू a, मतलब x a को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, और हमारे पास ये लिमिट का साइन है, LIM लिख सकते हैं या फिर LT लिख सकते हैं। तो LIM x, इसका मतलब x टेंडिंग टू a, x की वैल्यू क्या लेनी है, बिल्कुल a के पास की वैल्यू लेनी है, और हमें देखना है कि फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू की तरफ जा रही है। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x), ठीक है। अब ये फंक्शन कुछ भी दे रखा हो सकता है आपको, ठीक है। इस फंक्शन की जगह पर कुछ भी आपको दे रखा होगा और आपको उसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ये फंक्शन, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, अगर हमारे पास ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, या फिर हमारे पास ये कोई ऐसा फंक्शन रेशनल फंक्शन है, तो ध्यान रखना है लिमिट के क्वेश्चंस में कि हम ये x की वैल्यू डायरेक्ट तभी लगाएंगे जब नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा होगा। अगर नीचे जीरो हो रहा है डिनोमिनेटर, तो हमें क्या करना होगा, फिर हम डायरेक्ट वैल्यू, हम ये x की वैल्यू a नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और x प्लस 1। अब देखो, x प्लस 1 कोई फंक्शन है, x टेंडिंग टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, मतलब 1 के पास जा रही है। तो मान लो कि x की वैल्यू 1 के पास हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0.999 होगी, या फिर x की वैल्यू 1.0001 हो रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू 1 के पास लगाऊंगा कोई भी वैल्यू, तो फिर ये जो वैल्यू है टोटल, वो 2 के पास की वैल्यू होगी। ठीक है ना। इसका मतलब अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर 2 को अप्रोच करेगा, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्टली हमने 1 देख दी। क्यों? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको यही सब ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इसलिए हमें 0 से बचना है। ठीक है ना। तो देखो, x प्लस 1, x की वैल्यू 1 लगा दी, x प्लस 1 की जो लिमिट हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई। जैसे मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू डायरेक्टली हम 2 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, नीचे 0 तो बनेगा ही नहीं। जब नीचे 0 नहीं बनेगा तो ये x की वैल्यू डायरेक्टली 2 लगाने पर आपको लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 11। तो ये 11 आपका आंसर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, मतलब 2 के बिल्कुल क्लोज है, तो ये आंसर जो आउटपुट आएगा वो 11 के बिल्कुल क्लोज आएगा। ठीक है ना, 11 के क्लोज होगा, तो ये इसकी लिमिट की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये जो कुछ लिमिट्स के कंसेप्ट है। अब देखो, इस लिमिट्स में कभी कभी कैसा होता है कि जिस वैल्यू पर लिमिट की वैल्यू पूछना होता है, तो उस पर लिमिट जो ना डिफाइंड ही नहीं होता। अगर हम डायरेक्टली वैल्यू लगा रहे होते हैं तो फंक्शन नीचे 0 बन जाता है।
ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब वैसे लिमिट का मतलब होता है कि आपको जैसा कि अभी बताया कि अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है ना, मतलब उस वैल्यू पर, जैसे एक्सटेंडिंग टू ए, एक्सटेंडिंग टू ए का मतलब है कि जब मैं ए के बिल्कुल पास जा रहा हूं तो फंक्शन किसके पास जा रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं ग्राफ से सोच लूं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 ओरिजिन हो गया, और मान लो कोई फंक्शन है मेरे पास, ये ऐसे कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो आप देखो कि ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है, ठीक है ना, और ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए कि ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना, ये 4 है, ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो आप चेक करो कि देखो 3 पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ दे, ये 3 है, मान लो इसको, ये 3 हो गया आपका, ठीक है ना, ये 3 वैल्यू है, ये 4 है। तो अब देखिए कि अगर मुझे x की वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, ये कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, और एक्सटेंडिंग टू 3 पर चाहिए, तो देखो मैं इधर से जा सकता हूँ 3 की तरफ, और या फिर मैं इधर से आ सकता हूँ 3 की तरफ, ठीक है ना। जब हम इधर से जाते हैं, जब हम लेफ्ट से 3 की तरफ जाएंगे तो इसको कहते हैं हम LHL, और जब हम राइट से 3 की तरफ आएंगे तो हम उसको कहते हैं RHL, ठीक है। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। LHL का मतलब हम जो ना 3 के पास जा रहे हैं, तो देखो x की वैल्यू 1, अगर हम देखेंगे कि x की वैल्यू 1 पे, अगर हम x इक्वल टू 1 लगा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, देखो 1 से ऊपर जा रही है, मतलब 1.5 के आसपास है। तो लेकिन अगर मैं 2 की वैल्यू देख रहा हूँ, x इक्वल टू 2 पर देख रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू और ऊपर पहुंच गई। तो देखो x की वैल्यू देखो, ध्यान रखो, जैसे ही मैं 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो वैल्यू भी देखो 2 की तरफ जा रही है। देखो 1 पे देखो 1.5 थी, और 2 पे देखो 2 पे और वैल्यू बड़ी हो गई, 2 के बिल्कुल पास पहुंच गई, और जैसे ही मैं 3 के आसपास जाऊंगा, बिल्कुल 3 के पास जाऊंगा, तो वैल्यू भी 2 के पास की आ जाएगी, ठीक है। तो चाहे मैं इधर से अप्रोच करूं तब भी 3 के पास वैल्यू जो मिल रही है वो 2 के आसपास की मिल रही है, या फिर मैं इधर से अप्रोच करूंगा, देखो 5 पे 0 है, 4 पे देखो ये वैल्यू मिल रही है मेरे को, 4 पे ये वैल्यू मिलेगी, 1.1 से ज़्यादा मिलेगी, और अगर मैं 4 से थोड़ा सा और कम पे आऊँगा 3.5 पे, तो ये देखो वैल्यू देखो यहाँ मिलेगी मेरे को, और अगर मैं बिल्कुल 3.001 पे आऊँगा, बिल्कुल पास आऊँगा, तो देखो फंक्शन की वैल्यू फिर 2 मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि LHL इक्वल टू अगर RHL है, LHL इक्वल टू RHL आ जाए, तभी हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब LHL इक्वल टू RHL हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, तभी हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो LHL RHL निकालना जरूरी है, और वो भी LHL RHL हम तब निकालेंगे जब हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही होगी किसी पॉइंट्स पे, ठीक है ना, तभी हम फंक्शन की वैल्यू LHL RHL निकालने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हम LHL RHL ना निकाल के हम कोई डायरेक्ट ही हम लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती हैं, उन स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करके हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये LHL RHL का कंसेप्ट आपने समझा। अब देखिए आगे है कि अगर कुछ फंक्शन इस टाइप के आ जाएं, जैसे मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है ना। अब मुझे निकालनी है लिमिट की वैल्यू किस पर, एक्स टेंडिंग टू 2 पर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पर फाइंड करनी है। तो अब आप देखो कि आप चेक करिए कि x इक्वल टू 2 अगर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लगा के देखूं कि फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है,
तो x इक्वल टू 2 लगाऊंगा तो देखो 4 माइनस 4 0, नीचे भी 0, तो इस कहने का मतलब फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है 2 पर। तब उन्होंने ये कहा कि मैथमेटिशियंस ने यही तो सोचा कि अगर x की वैल्यू 2 लगाने पर, ठीक है ना, ये डिफाइंड नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब हम ऐसा तो देख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 के आसपास कुछ वैल्यू लगा के देखें, तो फिर देखा जाए कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है ना, 2 का अगर 2 के पास तो जा सकते हैं हम, 2 एग्जैक्ट 2 तो नहीं लगा सकते हम इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट 2 लगाएंगे तो डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 जाना नहीं चाहिए मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 2 पर तो ये डिफाइंड नहीं है, अगर 2 पर डिफाइंड नहीं, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 के बिल्कुल क्लोज तो हम लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर x की वैल्यू 2.00001 लगा दी, 2 के बिल्कुल क्लोज लगा दी, तो 0 तो नहीं जाएगा नीचे, ठीक है ना, कुछ न कुछ तो वैल्यू देगा, तो वही है लिमिट की वैल्यू। मतलब लिमिट वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 नहीं लगा सकते कोई बात नहीं है, लेकिन 2 के बिल्कुल क्लोज तो जा सकते हैं, 2 के बिल्कुल क्लोज अगर लगा दें तो आंसर देखेंगे क्या आएगा, तो वही है लिमिट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब ये इक्वल टू नहीं है। देखो x इक्वल टू 2 में और एक्सटेंडिंग टू 2 में दोनों में डिफरेंस है। यहाँ तो x एग्जैक्ट 2 है, एग्जैक्ट 2 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर x टेंडिंग टू 2 है। टेंडिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल 2 के जस्ट पास की वैल्यू है। ठीक है, जैसे x हमें क्या लगाना है, 2 तो लगाना नहीं है, लेकिन हम क्या लगाएंगे 1.9999 ऐसा लगा दें तो 2 के बिल्कुल पास का ही है, या फिर 2.00001 लगा दें, बिल्कुल 2 के पास का है। तो हम उस केस में देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो ऐसे केस में, ठीक है ना, हम जब वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम लिमिट बोलते हैं इस टाइप के केसेस में। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हैं क्योंकि फंक्शन डिफाइंड होता है, समझ गए ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बेटा कि ऐसे केस में अगर ऐसा केस बन रहा है 0/0 बनना है, देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, यहाँ पे ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनना है, x इक्वल टू 2 अगर डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं तो फिर 0/0 बनता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि नंबर 1 या तो हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, या फिर हम क्या कर देते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, या फिर हम रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज। ठीक है ना, ये 2-3 मेथड्स हमारे पास होते हैं, फैक्टराइजेशन या सब्स्टिट्यूशन या रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज जब हम करते हैं तब हमारे पास कोई अंडररूट में कुछ नंबर्स वगैरह हो, अंडररूट के अंदर कोई फंक्शन हो, ठीक है, तो हम रेशनलाइज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर देते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर देते हैं। तो इस केस में मुझे पता है कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन से बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो देखो फैक्टराइजेशन से बात बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे इसको। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और इसको लिखेंगे x माइनस 2 x प्लस 2, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, और नीचे x माइनस 2। तो देखो x की वैल्यू बिल्कुल 2 के पास लगाऊंगा तो देखो ये फैक्टर तो दोनों कट जाएंगे, ना कि जीरो, ना तो ये जीरो होगा ना ये जीरो होगा, ठीक है ना, नॉन जीरो नंबर है, क्योंकि x की वैल्यू 2 तो मुझे एग्जैक्ट लगा नहीं रहा, 2 के जस्ट पास की लगा रहा हूँ, तो कोई ना कोई नंबर आएगा, ये भी कोई ना कोई नंबर आएगा, तो दोनों सेम आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब x की वैल्यू मैं डायरेक्ट 2 लगा सकता हूँ, क्योंकि नीचे अब 1 हो गया, नीचे 0 तो आएगा नहीं, तो x की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली 2 लगा दूं यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी, 4 को टेंड कर जाएगी। तो इसलिए इसकी लिमिट का जो आंसर होगा एक्सटेंडिंग टू 2 पर आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपको निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, साइन x की वैल्यू निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि x की जगह पर डायरेक्टली अगर π/2 लगा दूं तो फंक्शन की वैल्यू कुछ न कुछ दे रहा, नीचे 0 तो नहीं बनेगा। तो अगर नीचे 0 नहीं बनना है, आप समझ लेना, अगर नीचे 0 नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू लगाने पर अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं जा रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन ये तब काम करते हैं जब नीचे 0 बन जाता है, डिनोमिनेटर 0 चला जाता है, तब वो मेथड हम अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लगा दो, क्या हो जाएगा sin π/2, और sin π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये पाई एंगल जो है ना हमेशा रेडियन में यूज करते हैं हम यहाँ पे, sin π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब अगर x की वैल्यू π/2 के पास की होगी तो फिर ये sin x 1 के पास का होगा, ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा,
तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने। अब देखिए एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या करते हैं कि जब हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, देखो लिमिट नंबर 1 एलजेब्रा ऑफ लिमिट, एलजेब्रा ऑफ लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, मान लो एक्सटेंडिंग टू ए, दो फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब दो फंक्शन ऐड होने, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दो से ज्यादा हो सकते हैं 3 4 5 6, ठीक है ना, एक फंक्शन भी हो सकता है। तो अगर दो फंक्शन मान लीजिए तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, लिमिट सेपरेट हो जाती है, इस पर लिमिट अलग लग जाएगी और इस पर लिमिट अलग लग जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और जी एक्स ऐसे, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगर दो फंक्शन माइनस में है तब भी लिमिट सेपरेट हो जाएगी, एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, ठीक है ना। अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो दोनों पे लिमिट सेपरेट अलग अलग लग जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। ध्यान रखना है कि जब दो फंक्शन या तो मल्टीप्लाई में है तब भी लिमिट सेपरेट हो जाएगी, माइनस में भी सेपरेट हो जाती है और प्लस में भी सेपरेट हो जाती है और डिवाइड में भी सेपरेट हो जाती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। ध्यान रखना है, ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई दो या दो से ज़्यादा फंक्शन है, प्लस में है तो सेपरेटली लिमिट यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन में है तो सेपरेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड में है सेपरेट हो जाएगा, और अगर पावर में भी है मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ठीक है ना, और ऐसा है ए की पावर, ठीक है ना, और एफ एक्स है, तो देखो फंक्शन एक्स का फंक्शन तो ये है, तो ए की पावर लिमिट ऊपर पावर में ही लगेगी, फिर एफ एक्स ऐसे भी हो जाता है, मतलब जहाँ पावर में है, ठीक है ना। वैसे तो और भी है हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ठीक है ना, मोड ऑफ एफ एक्स है, ठीक है, तो एफ एक्स मोड के अंदर ही लिमिट लग जाएगी, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। तो ये कुछ आपको इसकी लिमिट्स के कुछ ये जो थ्योरम्स हैं आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चों। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट हो गया। अब देखें आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन है लिमिट अब पॉलिनोमियल्स एंड रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल्स की लिमिट निकालना मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू लगा दो, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 क्या है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर अपॉन, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो अगर मैं x की डायरेक्ट वैल्यू 2 लगा रहा हूं, देखो अगर नीचे 0 नहीं बना तो बड़ी खुशियां ही खुशियां, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, x की जगह 2 लगा दो, नीचे 0 से बचना है हमें। अगर नीचे 0 बन रहा है तो इसका मतलब है मैं नहीं लगा सकता, तो चेक कर ले, x इक्वल टू 2 लगा दें तो ये 4 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 10 माइनस हो जाएगा, 0 बन गया, तो 0 बन गया, तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू 2 नहीं लगा सकता इसमें, x की वैल्यू 2 इसलिए नहीं लगा सकता कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमने 3 कंसेप्ट बताए थे आपको, मेथड बताए थे, या तो हम रेशनलाइज कर दें, तो रेशनलाइज करने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट का कोई क्वेश्चन नहीं, वो नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, तो हम सब्स्टिट्यूट कर दें या फिर हम फैक्टराइज कर दें। तो देखो हमें फैक्टराइज करना बहुत आसान लग रहा है, यहाँ से फैक्टराइज भी कर सकते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 2 हो गया, और अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा
तो बेटा x-2 और ये बन जाएगा x-3। देखो ये फैक्टर बन गई। अगर दोनों स्प्लिटिंग करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा। अब देखो x-2 से x-2 कट रहा है, कट गया। अब देखो x की जगह पर 2 लगा के फिर देखो, अगर नीचे 0 बनना है तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तरीका अप्लाई करेंगे। अगर नहीं बनना है तो डायरेक्ट वैल्यू लगा दो। तो देखो x की जगह पर 2 लगाने पर यहाँ पर क्या बनना है, 2 - 3 - 1, नहीं बनना 0, तो लगा दो डायरेक्ट वैल्यू। तो 2 की वैल्यू यहाँ लगा दो, x की जगह पर 2, तो कितना हो जाएगा ऊपर 4 और यहाँ हो जाएगा -1, दैट इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा -4। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब लिखिए एक थ्योरम है हमारे पास लिमिट की, के फॉर एनी पॉजिटिव नंबर n लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट है ये। इसका फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1, ये ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है। लिमिट x टेंडिंग टू a x अप्रोचेज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। देखो x की जगह पे a लगाने पर, x की जगह पे a लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो a की पावर n माइनस 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, 0/0। लेकिन इसका जो लिमिट आती है वो n इंटू a की पावर n माइनस 1 आती है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि n इंटू a की पावर n माइनस 1 इसकी लिमिट आती है, स्टैंडर्ड लिमिट है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है ना। और भी लिमिट है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट है यहाँ पे। तो क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, या फिर ऐसे लिखें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x बाई साइन x। दोनों केस में आंसर 1 होता है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है ना, tan x अपॉन x, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x, दोनों केस में आंसर क्या होता है, 1 होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x, ठीक है ना, आंसर 1 होता है। ठीक है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x बाई x cos x, आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। देखो इस लिमिट में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखो जो एंगल में है वही नीचे है, जो वैल्यू एंगल में है वही वैल्यू नीचे है, तभी इसका आंसर 1 होगा। मतलब साइन 2 थीटा है तो नीचे भी 2 थीटा होना चाहिए। ठीक है, अगर साइन 5x है यहाँ पर तो नीचे भी 5x होना चाहिए। अगर यहाँ साइन, अगर यहाँ मान लीजिए 11x है तो नीचे भी 11x होना चाहिए एंगल में, तभी लिमिट काम करेगी। ठीक है ना। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है, 0 है। देखो x की जगह पर 0 लगा दूं तो ये 0 बन गया, ये 0 तो साइन 0 अपॉन वही 0 नीचे है, जो x है वही नीचे है। ठीक है, ध्यान रखना, साइन 0 अपॉन सेम 0 या 0 अपॉन साइन सेम 0 इक्वल टू 1 होता है। मतलब जो वैल्यू एंगल में है वही नीचे होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला ये बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर tan x अपॉन x, ये 1 तभी बनेगा जब जो वैल्यू एंगल में है वही वैल्यू यहाँ पर नीचे होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, तभी ये आंसर 1 होगा। ठीक है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x इक्वल टू 1 होता है। देखो x की जब 0 को टेंड करा दो, x जब 0 के आसपास होगा तो cos 0 हमेशा 1 के आसपास होगा। ठीक है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखो sin x अपॉन x, देखो ये फॉर्मूला बन गया, देखो sin x बाई x, तो sin x बाई x, तो ये तो 1 हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर, और cos एक्सटेंडिंग टू 0 पर cos x 1 हमेशा होता ही है, तो 1 अपॉन 1 ये भी 1 हो गया। तो sin x अपॉन x cos x इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड लिमिट एक तो ये ध्यान रखनी है, और बाकी ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट आपको याद रखनी है, जिससे कि आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो इनको। ठीक है ना, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये लिखा है हमारे पास साइन 4x अपॉन साइन 2x, साइन 4x अपॉन साइन 2x। देखो एक्सटेंडिंग टू 0, तो एक्सटेंडिंग टू 0 लगाऊंगा तो एंगल पूरा 0 हो गया भाई, 4 इंटू 0 0 हो गया। जैसे कि यहाँ एक्सटेंडिंग टू 0 लगा तो एंगल पूरा 0 हो रहा था, लेकिन जो एंगल था यहाँ पर वही एंगल नीचे था। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला मुझे यहाँ बनाना है।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखो साइन 4x, तो एंगल में क्या है 4x, तो नीचे भी 4x होना चाहिए जिससे कि स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट हो जाए। देखो स्टैंडर्ड लिमिट तभी तो बनेगी जब जो एंगल में वही नीचे लाना है, तो नीचे था नहीं लेकिन मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैंने 4x से डिवाइड कर दिया तो 4x से मल्टीप्लाई भी करूंगा, ठीक है ना, और नीचे क्या है मेरे पास sin 2x, ठीक है ना। ध्यान से देखना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग, मैंने 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन 4x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अब देखो एंगल में 2x है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला लेना है, एंगल में x है तो ऊपर भी x है, तो यहाँ देखो साइन के एंगल में 2x है तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये 2x तो मैं ये ले लूं यहाँ पे, ये 2x तो मैं यहाँ पे ले लूं साथ में, अपॉन में sin 2x मेरे पास है ही, ठीक है ना, और ये 2 बच गया और एक ये 4 बच गया, तो 2 से काट दूंगा इस 4 को 2 टाइम्स, तो ये 2 तो मैंने बाहर कर दिया, ये 2 यहाँ लिख दो। अब देखो दो क्वेश्चन बन गए, ये तो मल्टीप्लाई में हो गया, एक ये मल्टीप्लाई में हो गया, एक ये मल्टीप्लाई में हो गया। तो अब देखो मल्टीप्लाई में है तीनों, मैंने आपको एक अभी थ्योरम बताई थी कि जितने फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं सेपरेट हो जाती है लिमिट, लिमिट सब पे अलग अलग लग जाती है, तो इस पर भी लिमिट यूज हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन 4x मल्टीप्लाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x अपॉन sin 2x, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई, और ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 तो मैं आगे ही लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट लगा भी दोगे तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 इंटू देखो ये फॉर्मूला वही बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन 4x, देखो एंगल में 4x है, यहाँ भी 4x है, तो देखो x जब 0 होगा तो 4x भी 0 हो जाएगा, तो मैं 4 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, भाई x की जगह पर 0 है तो 4x भी तो 0 ही होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पर है 2x अपॉन sin 2x, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ 2x है, एंगल में 2x है तो वही ऊपर है, तो मैं x इक्वल टू 0 है तो 2x भी तो 0 होगा, पर x 0 के बिल्कुल आसपास का है तो 2x भी 0 के आसपास का ही होगा, तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास वही sin x बाई x, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू हो गई 1, दैट इज इक्वल टू आंसर हो गया 2, ऐसे। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हमने क्रिएट की और उससे हमने आंसर फाइंड कर लिया इसका, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे कुछ और क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस 22/7, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई और वैल्यू है x माइनस 22/7, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कि x इक्वल टू पाई, एक्सटेंडिंग टू पाई मतलब वो कह रहा है एक्सटेंडिंग टू पाई है, x की वैल्यू क्या है पाई के बिल्कुल पास की है, तो x की जगह पर पाई लगा दें, तो यहाँ पाई माइनस 22/7, बच्चे क्या करेंगे 0 कर देंगे आंसर, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू बच्चे समझते हैं कि 22/7 होती है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रोक्स होती है, ठीक है। तो इसका आंसर x की जगह पर पाई तो लगाएंगे लेकिन आंसर आएगा पाई माइनस 22/7, आंसर यही रहेगा, ये 0 नहीं होगा, क्योंकि पाई जो है ना वो 22/7 के अप्रोक्स है, ना कि एग्जैक्ट इक्वल है, ठीक है ना। अब लिखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है ना। क्या करना है इसमें, x की वैल्यू देखो x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन दिस, तो देखो x इक्वल टू 3 मैं डायरेक्ट लगा के देखूँ एक बार चेक करके कि क्या नीचे 0 तो नहीं बनना, तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 18 में से 3 गया कितना 15, 15 माइनस 15 0 हो गया, नीचे 0 हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जस्ट कि फैक्टराइज करें, तो देखो इसका फैक्टराइज कर लें, तो देखो कुछ कट रहे हो कि x इक्वल टू 3 0 बना रहा है, तो x माइनस 3 कोई फैक्टर ऊपर नीचे बन जाएगा तो कट जाएगा, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे 2x स्क्वायर, देखो 3 2 जा 6 6 माइनस 1 हो जाएगा,
तो -6x प्लस x -3, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे 6 और 1, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 3, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बना x स्क्वायर -9 और x स्क्वायर प्लस 9 ये बना, और इसमें से देखो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा x -3 और यहाँ से +1 कॉमन आ गया x -3। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू 3, अब देखो x स्क्वायर -9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, x स्क्वायर -3 स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। देखो 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये फिर बन गया x -3 और x + 3, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन इसमें से x -3 कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा हमारे पास 2x + 1 बच जाएगा। तो देखो x -3 कैंसिल आउट हो गया, यही जीरो बना रहा था, ऊपर भी जीरो बना रहा था यही, और यही फैक्टर नीचे जीरो बना रहा था, अब वो काट दिया हमने। अब x की वैल्यू 3 डायरेक्टली लगा सकते हैं, देखो लगा के 3 2 = 6 + 1 7 हो गया, नीचे 7 आ गया, अब जीरो नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लगा सकता हूँ। तो क्या x = 3 लगाएंगे तो 3 + 3 6 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ 3 लगाएंगे 3 का स्क्वायर 9 9 + 9 18 अपॉन, और यहाँ 3 लगाएंगे 3 2 = 6 + 1 7, तो आंसर हो जाएगा 108/7, ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब लिमिट की वैल्यू आ गई 108/7, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए sin ax/bx, देखो sin ax/bx और लिमिट है x टेंडिंग टू 0। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का काम यहाँ पर ऐसा दिखाई रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट बन जाएगी यहाँ पर, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो एंगल में है वही नीचे आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि देखो ax नीचे आना चाहिए, x तो मेरे पास है, तो इसलिए मैंने a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दिया, तो देखो ax बन गया ये नीचे। तो देखो a और नीचे b, तो a/b तो मैं बाहर कर दूंगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, a और b बाहर आ गया, और ये हो गया sin ax/ax, sin ax/ax। तो a/b लिमिट, अब x टेंडिंग टू 0 है तो ax भी तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा sin ax/ax, ठीक है। देखो वही लिमिट बन गई, जो एंगल में था वही नीचे, तो आंसर 1 हो जाता। ऐसे ही यहाँ बन गया जो एंगल में है वही नीचे, तो आंसर ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा a/b × 1 दैट इज इक्वल टू a/b, ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू पाई, और लिमिट x टेंडिंग टू पाई और देखिए लिमिट x टेंडिंग टू पाई, और क्या है sin पाई माइनस x अपॉन पाई माइनस x इंटू पाई, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो अब देखो x टेंडिंग टू पाई, तो पाई को मैं इधर ले जाऊं, देखो ये पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं आगे ले लूं 1/पाई, लिमिट हो जाएगी x टेंडिंग टू पाई है, तो देखो x टेंडिंग टू कितना है पाई, पाई को इधर ले जाऊं तो x माइनस पाई, ठीक है ना, x माइनस पाई क्या हो जाएगा टेंडिंग टू 0, क्योंकि पाई को इधर ले आया तो टेंडिंग में 0 रह गया, x माइनस पाई टेंडिंग टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई माइनस x टेंडिंग टू 0 तब भी 0 ही रहेगा भाई, x माइनस पाई टेंडिंग टू 0 है तो पाई माइनस x भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट क्या हो जाएगा पाई माइनस x टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस x अपॉन पाई माइनस x, ठीक है ना। तो 1/पाई, देखो ये लिमिट वही बन गई। अगर मैं पाई माइनस x को t मान लूं, पाई माइनस x को t मान लूं, तो ये बन गया 1/पाई लिमिट, ये तो t हो गया t टेंडिंग टू 0, ये बन गया साइन t और नीचे बन गया t, तो देखो 1/पाई और ये बन गया आपका 1, क्योंकि बिल्कुल सेम यही लिमिट बन गई, वहाँ x था यहाँ t है, तो ये बन गया 1/पाई इंटू 1 दैट इज इक्वल टू आंसर हो गया 1/पाई, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, ठीक है ना, आपको फाइंड करना है जबकि fx की वैल्यू गिवन है x² माइनस 1, ठीक है ना, -x² माइनस 1, x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx की वैल्यू निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, मतलब वो कह रहा है कि fx इस फंक्शन की वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 1 पे निकालो। तो देखो हमारे पास 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है क्वेश्चन की, 1 पे डेफिनेशन 1 से छोटा है x तो ये फंक्शन लेना है, 1 से बड़ा है तो ये लेना है। तो हम क्या करेंगे, LHL RHL का यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले RHL निकालते हैं। RHL निकालने का मतलब होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 में कुछ आगे, 1 से आगे का लेना है। RHL आपको बताया था कि कोई पॉइंट ए है तो अगर इधर से आ रहे हैं तो RHL, अगर इधर से जा रहे हैं तो LHL। LHL का मतलब ए से थोड़ा कम ही रहेगा और LHL का मतलब ए से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो देखो एक्सटेंडिंग टू 1 पर तो 1 से कुछ 1 में कुछ बढ़ा दिया, 1 प्लस कर दिया तो 1 में कुछ बढ़ गया तो RHL हो गया, ठीक है ना। और 1 प्लस है, 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी के लिए फंक्शन तो ये है, देखो दे रखा है 1 से बड़ा है x तो फंक्शन ये है, तो ये फंक्शन लेना है -x² माइनस 1। तो अब लिमिट हो जाएगी, देखो एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब होता है एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस h, ध्यान रखना ये 1 प्लस लिखते हैं लेकिन 1 प्लस का मतलब ही होता है 1 प्लस h, और h क्या होता है, h इज क्लोज टू 0, ठीक है ना, h इज क्लोज टू 0 मतलब h 0 के बहुत करीब है, ठीक है ना, h 0 के बहुत करीब है मतलब h बिल्कुल अप्रोक्स 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, क्योंकि h हम 0 के बिल्कुल आसपास का है, और x की जगह पर लगा देंगे 1 प्लस h, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h और माइनस 1, ठीक है ना। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। अब h की जगह पर 0 लगा दो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, -1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2। तो देखो RHL बन गया हमारे पास -2। अब हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL लिमिट हो जाएगी एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, जैसे 1 प्लस में RHL था और LHL में क्या हो जाएगा 1 माइनस। 1 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा है, देखो ये x² माइनस 1, x² माइनस 1। तो लिमिट तो वही एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगी, लेकिन x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस h, क्योंकि 1 माइनस है तो 1 माइनस h हो जाएगा x की जगह पे। लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, h की जगह पे 0 लगा देंगे तो ये 0 और ये 0 तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब है देखो कि RHL आ रहा है हमारे पास -2 और LHL आ रहा है 0, दोनों सेम नहीं है, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। इसका मतलब है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। आपको बताया था मैंने कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब LHL RHL दोनों इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इनके फॉर्मूला जितने भी आपको बताए गए हैं, कुछ ये जो लिमिट्स के कंसेप्ट बताए हुए हैं, इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है ना।
और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको सीखेंगे और लिमिट के क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।